कैसे आप अपनी किडनी को फेल होने से बचा सकते हैं, किन किन कारणों से किसी इंसान की किडनी फेल हो सकती है। हमने काम करना है कॉज के ऊपर। पहले आइडेंटिफाई करना है कि किडनी क्यों फेल हो रही है। यूरिया को समझो कि यूरिया बनता कहाँ है और क्यों बनता है। बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो बफर की तरह काम करते हैं, वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं जिसका बुरा असर आपकी किडनी को नहीं मिलता। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पोरू धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी किडनी को फेल होने से बचा सकते हैं। अगर किसी भी इंसान को अपनी किडनी को बचाना है फेल होने से, तो उनको कुछ चीज़ों के बारे में गहराई से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है कि किडनी फेलियर क्यों हो रही है और किडनी फेलियर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस कैसे आपकी किडनी को और ज़्यादा ख़राब करती हैं। दूसरी, और किडनी फेलियर के अंदर किस तरह की डाइट ज़रूरी है। तीसरी चीज़, इन तीनों चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझ लेते हो तो काफ़ी हद तक आप अपनी किडनी को बचा सकते हो फेल होने से। तो पहले चलते हैं कि किडनी फेल होने के कारणों के पीछे कि किन किन कारणों से किसी इंसान की किडनी फेल हो सकती है। तो किडनी फेल होने के जो कारण हैं वो लिमिटेड हैं। या तो किडनी आपकी फेल होगी बीपी की वजह से कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और वो हाई ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को डैमेज कर रहा है, किडनी श्रिंक हो रही है, पहला कारण। दूसरा कारण है आपकी डायबिटीज़। अगर किसी इंसान में शुगर हमेशा ज़्यादा बनी रहती है तो हाई शुगर की वजह से जैसे आपकी आइज़ को नुकसान होता है, जैसे आपके हार्ट को नुकसान होता है, वैसे ही नुकसान होता है आपकी किडनी को। और किडनी को क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर ज़्यादा काम करना पड़ता है एक्स्ट्रा शुगर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, तो सबसे बुरा असर आपकी किडनी पर ही पड़ता है। तीसरा जो कारण होता है किडनी फेलियर का वो होता है पॉलीसिस्टिक किडनी, यानी आपकी किडनी के ऊपर सिस्ट बन रही है और ये सिस्ट के दबाव के कारण आपकी किडनी के अंदर जो फंक्शनिंग है वो कम होती जा रही है। और चौथा का सबसे बड़ा कारण होता है किडनी फेलियर का वो है आईजी नेफ्रोपैथी। इसके अंदर आपकी इम्यूनिटी की वजह से आपकी किडनी को नुकसान पहुंच रहा है। आईजी इम्यूनोग्लोबिन आपके बॉडी का ही हिस्सा है, आपकी इम्यूनिटी का हिस्सा है। अगर वो आईजी इम्यूनोग्लोबिन आपकी नेफ्रॉन्स के ऊपर जाकर जमना शुरू हो जाए तो क्या होता है कि वहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है, नेफ्रॉन्स होते हैं, वो आपके इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते और आपका किडनी लेवल, यूरिया लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से किडनी किसी की खराब होती है। ये जो रीजन है इनके ऊपर काम करना, यानी ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करना पहला काम। डायबिटीज है तो डायबिटीज पे काम करना। अगर आपको पॉलीसिस्टिक किडनी है तो अपनी सिस्ट पे काम करना। और अगर आपको आईजी नेफ्रोपैथी है तो अपनी आईजी नेफ्रोपैथी के लिए अपने आईजी इम्यूनोग्लोबिन पे काम करना, ये आपका सबसे पहला काम है। क्योंकि अगर आप इस पे काम नहीं करते आपकी किडनी 100% आगे और फेल होती चली जाएगी, चाहे आप जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो। आप किसी भी बीमारी को तब तक नहीं रोक सकते जब तक उसके पीछे जो किडनी को नुकसान पहुंचाने वाला कारण है उस पर काम नहीं करते। तो सबसे पहला काम हमने काम करना है कॉज के ऊपर। पहले आइडेंटिफाई करना है कि किडनी क्यों फेल हो रही है, उसके बाद उस कॉज पे काम करना है जिससे किडनी को फर्दर नुकसान ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है कि किडनी जब फेल होनी शुरू होती है तो बॉडी में किडनी इकट्ठा हो रहा है, यूरिया इकट्ठा हो रहा है। अब अपने आप से सवाल करो, क्या सिर्फ बॉडी में यही दो वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी में इकट्ठे होते हैं? ऐसा नहीं है। हमारी किडनी और भी बहुत सारे काम करती है, उसमें से एक है बॉडी के अंदर एसिडिटी को रेगुलेट करना। हम जो खाते हैं पीते हैं, एक एसिडिटी हमें अपने स्टमक में फील होती है, जलन महसूस होती है, ये वो एसिडिटी नहीं है, ये वो एसिडिटी है जो आपकी ब्लड के अंदर होती है। किडनी इसको रेगुलेट करती है, मगर जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो क्या होता है कि एसिडिटी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, बॉडी का ब्लड का पीएच डाउन होना शुरू हो जाता है, बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। रीजन क्या होता है? ब्लड एसिडिक हो जाता है। अगर ये एसिडिक ब्लड आपके ब्लड में, बॉडी में सर्कुलेट करेगा और किडनी तक जाएगा तो किडनी को ज़्यादा डैमेज करता है। इसी वजह से जब किडनी लेवल आपके 1 और 2 है तो इसका बहुत ज़्यादा असर आपकी किडनी पर नहीं पड़ता। जैसे जैसे आपका किडनी लेवल 3.5 या 4 तक पहुंचना शुरू करता है तब तक तो धीरे धीरे आता है, मगर 4 के बाद ये बहुत स्पीड पकड़ लेता है। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि किडनी की नॉन फंक्शनिंग की वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर एसिड इकट्ठा हो रहा है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, उसकी वजह से किडनी और फर्दर डैमेज हो रही है। तो हम क्या इसको एसिडिटी को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी जो किडनी है वो और फेल होती चली जाएगी। इस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हमने अपनी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट्स डालने होते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो बफर की तरह काम करते हैं, वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं जिसका बुरा असर आपकी किडनी को नहीं मिलता। मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक हो जाता है और रिजल्ट क्या होता है कि आपकी किडनी फेल होना रुक जाती है।
इसलिए जितने भी पेशेंट साई संजीवनी में आते हैं मैं उनको एडवाइस करता हूं कि जब भी आप अपना KFT करवाएं साथ में अपना सीरम बाइकार्बोनेट्स का भी टेस्ट करवाएं। और अगर आपके सीरम बाइकार्बोनेट्स कम हो रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके लेवल 100% अगली बार बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रोकने के लिए जो मेडिसिन है बहुत सिंपल है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटी सी मेडिसिन आपके लिए चमत्कार कर सकती है, और वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स इनटेक करते हैं नोरोसिस या सबोसिस के नाम से, ये आपके ब्लड के अंदर जाकर बाइकार्बोनेट्स देती है, जिसकी वजह से जो एसिड बन रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस रुक जाता है, यानी किडनी फेल होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आती है, जो किडनी को और फेल करती है, वो रुक जाती है, जिसकी वजह से आपके लेवल तेजी से नहीं बढ़ते। इसके बाद आपने सिर्फ काम करना होता है अपनी कॉज के ऊपर। सबसे पहला काम कॉज पे काम करेंगे, दूसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे काम करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जो आपको बताई थी वो थी डाइट, क्योंकि हम जो भी खाएं उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारी किडनी पे पड़ता ही पड़ता है। अगर हमारी किडनी पे नहीं पड़ता, हमारी बॉडी पे ज़रूर पड़ता है, क्योंकि किडनी ढंग से काम नहीं कर रही। तो आप क्या बॉडी में डाल रहे हो, इसका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो पेशेंट डरते हैं वो है क्रिएटिनिन से। क्रिएटिनिन को समझो, ये बॉडी में आता कहाँ से है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, किस चीज़ का बना हुआ होता है। ये जो क्रिएटिनिन है ये प्रोटीन होता है, ये बनता है हमारी मसल्स में। मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है जो किडनी से बाहर चला जाना चाहिए था, मगर किडनी ढंग से काम नहीं कर रही, तो ये बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो लेवल्स है वो तेजी से खराब ना हो, तो हमें अपनी डाइट पे ध्यान ये रखना है कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक नहीं करना, क्योंकि अगर हम प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करेंगे तो मसल्स में क्रिएटिनिन ज़्यादा बनेगा, और जितना वो ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा वो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा। इसलिए हमने अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को निकाल देना होता है। यानी अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, आपकी बॉडी में मसल्स मास बहुत अच्छा है, बॉडी का वेट अच्छा है, ऐसे पेशेंट के अंदर छोटे पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए हम प्रोटीन को आपकी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। आपको डाइट में प्रोटीन नहीं लेने देंगे, यानी नॉनवेज नहीं ले सकते, दूध की बनी हुई आइटम नहीं ले सकते, दालें नहीं ले सकते, मशरूम है, सोयाबीन है, इसको बस डाइट से बाहर कर दो। अब पेशेंट के माइंड में एक छोटा सा सवाल जरूर आ रहा होगा, आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी कैसे काम करेगी। अगर आप प्रोटीन नहीं लेते और इसकी जगह आप लेते हो कार्बोहाइड्रेट, यानी वीट और राइस पे ज़्यादा ध्यान देते हो, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं, बॉडी उसको अपने आप प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेती है, और आपका वेट गेन होता रहता है, वेट मेंटेन रहता है। क्या गेन होता है या मेंटेन होता है? अगर आपका वेट लूज हो रहा है, आप वेट लूज कर रहे हो आधा किलो 1 किलो हर महीने, दैट मीन्स वो बहुत खतरनाक कंडीशन है। उसके अंदर हमें अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन देना होगा। तो कंडीशनल होता है प्रोटीन देना या ना देना। और अगर हमने प्रोटीन लेना होता है पेशेंट की कंडीशन देख के कि हाँ इस पेशेंट को प्रोटीन देना चाहिए, अगर हमें ये भी लेना होता है, तो प्रोटीन जो होता है वो इस तरह का प्रोटीन होना चाहिए जो बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए, जो क्रिएटिनिन को ना बनाए। और ऐसा प्रोटीन जो मेरी पर्सनल ओपिनियन के अंदर है वो है पल्सेस, दालें। और दालों के अंदर भी कुछ दाल ऐसी होती है जो आराम से डाइजेस्ट हो जाती है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी बुखार के अंदर एग खाया है? कभी नहीं खाया होगा। क्या आपने बुखार के अंदर कभी नॉनवेज खाया? कभी नहीं खाया। आपको बुखार के अंदर कभी ये चीज़ें क्यों नहीं दी जाती, जबकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है? आपको बुखार के अंदर हमेशा खिचड़ी खिलाई जाती थी, वो भी मूंग की दाल की। क्यों खिलाई जाती थी? क्योंकि मूंग की दाल एक ऐसी दाल है जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है, क्रिएटिनिन को नहीं बनाती। इसलिए जब भी आपको किडनी फेलियर की दिक्कत है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है और प्रोटीन लेने की ज़रूरत है, तो आप लेंगे मूंग की दाल, मसूर की दाल या फिर मोठ की दाल, क्योंकि ये जो दालें होती हैं ईजिली डाइजेस्ट हो जाती हैं, बॉडी में आराम से इसकी एनर्जी आपको मिल भी गई और आपके क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ेंगे। तो आपको इसके अंदर कंडीशन को समझना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन आपकी लग रही है। आपका बॉडी वेट ठीक है तो आप नहीं लेंगे। अगर आप कमज़ोर हैं, बहुत वीक हो रहे हैं और आपका प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपने जो पल्सेस लेनी है वो आपने ये लेनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
इसको अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो आपके क्रिएटिनिन को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है यूरिया। अक्सर पेशेंट मेरे से आके पूछते हैं कि सर कौन सी डाइट खाऊं कि मेरा यूरिया कंट्रोल हो जाए, कौन सा खाना मैं बंद करूं कि मेरा यूरिया कंट्रोल हो जाए। तो यूरिया को समझो कि यूरिया बनता कहाँ है और क्यों बनता है। यूरिया बनता है कि जो भी हम कुछ भी खाते पीते हैं, जब वो लीवर में जाता है तो लीवर जो उसे प्रोसेस करता है, उसे ब्रेक डाउन करता है और अपने हिसाब से चीज़ें उसमें मॉडिफिकेशन करता है। इस प्रोसेस के अंदर बनता है यूरिया। इसलिए यूरिया को हम किसी भी डाइट कंट्रोल से, किसी भी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसको कंट्रोल करने का सिर्फ इकलौता रास्ता ये है कि किडनी इसको फिल्टर आराम से करे, तेजी से करे। और जब किडनी ढंग से काम करती है, यूरिया को तरीके से हाथ में निकालती है, साथ साथ निकालती है क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन और यूरिया दोनों साथ साथ निकलते हैं अगर आपकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ रही है तो। अगर आपकी किडनी की फंक्शनिंग नहीं बढ़ रही, अगर आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर बिल्कुल प्रोटीन नहीं है, वेट लूज करे जा रहे हैं, मसल लूज की जा रहे हैं, तो आपका क्रिएटिनिन तो डाउन होगा बट यूरिया कभी भी डाउन नहीं होगा। तो हमें दोनों ही चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है, क्रिएटिनिन भी डाउन हो और यूरिया भी डाउन हो। इस चीज़ को आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। डाइट से एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम कंट्रोल करते हैं वो है पोटेशियम। पोटेशियम हमारे हर खाने पीने की चीज़ के अंदर है, चाहे हम कुछ भी खाएं, चावल खाएं, गेहूँ खाएं, हम दालें खाएं, हम नॉनवेज खाएं, हर चीज़ के अंदर पोटेशियम आएगा ही आएगा। तो पोटेशियम किस चीज़ में ज़्यादा है, किस चीज़ में कम है, उस पर डिपेंड करता है कि हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्योंकि एक किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए नॉनवेज डाइट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती। तो हम चलते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर। वेजिटेबल्स जो भी ज़मीन के नीचे लगती है, मिट्टी के अंदर लगती है, उनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वजह से आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमीगंद, कचालू, शलगम, ये सारी की सारी सब्जियां एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए मना हो जाती है। सिवाय 3 के, गाजर, मूली और प्याज, ये 3 सब्जियां ज़मीन के नीचे ज़रूर लगती है बट इसको एक किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है। इसी तरह जितनी भी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, पालक है, बथुआ है, मेथी है, सरसों है, धनिया है, पुदीना है, या इनकी बनी हुई चटनियाँ, ये सारी की सारी चीज़ सब्जियां एक किडनी फेलियर पेशेंट को छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। जो भी सब्जी एज ए फल लगती है बेल पे, पौधे पे, वो खा सकते हैं, यानी फ्रूट की तरह लग रही है। तो आप खुद सोचो कौन कौन सी लग रही है। घिया है, तोरी है, परवल है, पैठा है, करेला है, टिंडा है, ककड़ी है, खीरा है, कोई भी सब्जी जो एज ए फल लगती है वो आप खा सकते हैं क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बाय नेचर ही कम होती है। इसी वजह से ये आपके लिए बहुत सेफ होती है। और इन सब्जियों को जब भी आप बनाएं, इनको कभी भी लीच ना करें क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम पहले कम है और लीचिंग करने से वो और कम होगा। मगर लीचिंग के साथ साथ पोटेशियम के साथ साथ और जो बाकी उसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उसमें फ्लेवॉइड्स हैं, वो भी पानी में बहा दोगे और बॉडी इन सब्जियों को खाने के बाद वीक और वीक और वीक होती चली जाएगी। तो अगर हम लो पोटेशियम सब्जियों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनको लीच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाई पोटेशियम सब्जियां ले रहे हैं, जैसे आलू है, वो आप खा रहे हैं, तो उनको लीच करने की ज़रूरत है। और मैं प्रेफरली सब पेशेंट को यही कहता हूं कि आप ये सब्जी ना खाएं। अगर खानी भी है किसी भी कंडीशन के अंदर तो उनको लीच करके ज़रूर लीजिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको वेजिटेबल के सेगमेंट के अंदर अपने माइंड के अंदर रखनी होती है। अब चलते हैं फ्रूट्स के अंदर। फ्रूट्स के अंदर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि फ्रूट्स जो है एक तो लो पोटेशियम हो, तो हमें कुछ हाई पोटेशियम फ्रूट्स निकालने क्योंकि लिमिटेड है। जैसे आपका केला है, कीवी है, एवोकेडो है, आपके डेट्स हैं, खजूर और आपका कोकोनट वाटर और ड्राई फ्रूट्स। अगर आप इन फ्रूट्स को छोड़ देते हैं, बाकी सारे फ्रूट्स एडिबल होते हैं, खा सकते हैं। मगर हमने एक छोटी सी चीज़ का और ध्यान रखना है क्योंकि जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है और उनका जो पीएच होता है वो कम होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है और उस टाइम में अगर आप आम खाओगे, संतरा खाओगे, मौसमी खाओगे, जूस पियोगे उनका, आपका जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो और बढ़ेगा और आपकी किडनी और तेजी से खराब होगी। इसीलिए हमने जितने भी खट्टे फल हैं उनको कम खाना होता है या फिर नहीं खाना होता। और अगर खाना भी है तो अपने ब्लड के अंदर सीरम बाइकार्बोनेट्स के लेवल्स को चेक करवा के लेना होता है। अगर आपके बाइकार्बोनेट्स ठीक है तो आप लेंगे, अगर वो कम है तो आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अब ये जो लो पोटेशियम फ्रूट्स हैं वो कौन से हुए? एप्पल है, पियर है, पपाया है, चीकू है, जामुन है, आपकी स्ट्रॉबेरीज हैं, आपकी जो भी और फ्रूट्स हैं, मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, जितने भी फ्रूट्स आपके बच गए सारे के सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं।
मगर इसमें भी छोटी सी कंडीशन है कि अगर आप फ्रूट्स, लो पोटेशियम फ्रूट्स भी दिन में ज़्यादा खाएंगे तो भी आपका पोटेशियम बढ़ जाएगा। तो उसकी एक अमाउंट हमने सेट कर रखी है जो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट जो है, आपकी डेली रिक्वायरमेंट वो पूरी कर दे और आपकी बॉडी में पोटेशियम को ज़्यादा ना होने दे, और वो है 1 कप। आप एक बड़ा कप सेब या एक बड़ा कप पपीता या बड़ा कप आप अपना पाइनएप्पल ले सकते हैं। तो क्वांटिटी जो है वो अपनी 1 कप रखिए, इसको क्रॉस मत कीजिए। कभी कम ज़्यादा हो जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट रोज़ रोज़ हाई अमाउंट में फ्रूट्स लेंगे, एक तो बॉडी का उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, और आप उसको ज़्यादा लेंगे तो पोटेशियम बढ़ने की दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो हमने उसको लिमिट में लेना है, एक जो नॉर्मल लिमिट होती है उतना ही इनटेक करना है। एक नॉर्मल इंसान की ज़्यादा से लिमिट से ज़्यादा लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये हो गए फ्रूट्स। अब चलते हैं पानी के ऊपर, क्योंकि किडनी फेलियर के पेशेंट को लगता है मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा सूजन आ रही है। तो अगर आपको प्यास लग रही है, अगर आपके होंठ सूख रहे हैं, अगर आपका गला सूख रहा है, दैट मीन्स शरीर में पानी की कमी है और इसको पूरा करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर पानी की कमी को पूरा नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका यूरिन नहीं बनेगा, और अगर यूरिन नहीं बनेगा तो क्रिएटिनिन कैसे यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा। तो ज़रूरी क्या है, बॉडी के अंदर सही लेवल का हाइड्रेशन रखना। तो जब आपकी बॉडी के अंदर सेंसर लगे हुए हैं उनको सेंस करो। अगर आपके होंठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है तो पानी पियो। अगर आपको दिख रहे हो कि आपके पैर में सूजन आ रही है, पिटिंग एडिमा आ रहा है, तो आपने पानी का इंटेक कम कर देना है, आपने सिपिंग करनी है। और अगर स्वेलिंग नहीं है तो आपने एक टाइम में आधा कप पानी लेना है, फिर प्यास लगी दोबारा पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आधे कप की क्वांटिटी के अंदर बार बार हम ले सकते हैं, एक साथ सारा पानी नहीं पीना। और अगर सिपिंग करनी है तो सिपिंग जितनी बार आपके होंठ सूखते हैं उतने टाइम आप सिपिंग कर सकते हैं। कुछ लोग उसको बर्फ़ भी लगाते हैं, उससे पानी बहुत लिमिटेड जाता है और प्यास बुझ जाती है। तो ये तो बात होगी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के बारे में। अब चलते हैं कि उसके साथ अनाज भी तो खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो व्हीट, राइस एंड जौ, ये 3 चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो। तो जैसे गेहूं से बना आटा खा सकते हो, आटे से बनी ब्रेड खा सकते हो, आटे से बना आपका बिस्किट खा सकते हो। इसी तरह व्हीट से बना दलिया खा सकते हो, व्हीट से बनी आपकी सूजी खा सकते हो। इसी तरह से चावल से बना आप चावल खा सकते हो, चावल के साथ साथ चावल से बनने वाला पोहा खा सकते हो, और चावल से बनने वाला मुरमुरा भी खा सकते हो। तो ये चीज़ें आप इनटेक कर सकते हो। इसी तरह से जौ का आटा, जौ का दलिया आप इनटेक कर सकते हो। अगर आप इन चीज़ों पे आप अपने आप को लिमिट में रखते हो तो कभी भी आपकी बॉडी के अंदर ना पोटेशियम बढ़ता है, ना ही किसी चीज़ का इम्बैलेंस होता है। बॉडी में प्रॉपर तरीके से एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जाती रहती है और बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेती है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कभी भी प्रोटीन बॉडी में ज़्यादा नहीं होता। ये आपने बेसिक्स बनाने हैं अपने किडनी फेलियर के डाइट के अंदर। तो अभी तक आप समझ गए कि आपको किडनी फेलियर के अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, कॉज, बीमारी क्यों हुई, उस पर काम करना। दूसरा, अगर किडनी फेल होनी शुरू हुई तो उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है उसे कैसे कंट्रोल करना है। तीसरा, डाइट। अगर आप इन तीनों चीज़ों पे कंबाइंड तरीके से काम करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने बंद हो गए, और आपको क्या मिलेगा कि आपकी किडनी फेल होनी बंद हो गई। तो ये वो तरीके हैं जिसको आप अपनाकर अपनी किडनी को फेल होने से बचा सकते हो। मगर अगर आप चाहते हो कि किडनी की फंक्शनिंग बढ़े, क्रिएटिनिन बहुत अच्छी तरीके से डाउन हो, यूरिया बहुत अच्छी तरीके से डाउन हो, तो वो किया जा सकता है। क्योंकि किडनी के पास एक स्पेशल पावर होती है। जैसे हमारा लीवर है, लीवर पूरा रीजनरेट हो जाता है, बट किडनी रीजनरेट नहीं हो सकती। किडनी क्या करती है, अपने फंक्शंस को बढ़ाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान ने अपनी किडनी दूसरे इंसान को दी, अब उस इंसान के पास किडनी हो गई एक। अब एक किडनी होने के बावजूद उसका क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ता, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता, पोटेशियम नहीं बढ़ता। अब अपने आप से सवाल करो कि ऐसा कैसे हो सकता है। किडनी 2 थी, 2 काम कर रही थी, अब तो एक ही रह गई। अब ये क्यों ऐसा कर पा रही है। किडनी ये काम इसलिए कर पाती है क्योंकि किडनी के पास अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की ताकत होती है। अगर ये ताकत हम हर किडनी फेलियर पेशेंट में इस्तेमाल करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा कि पेशेंट्स के लेवल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। अब ये कैसे किया जाता है, ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जो चीज़ें मैंने आपको बताई। पहली चीज़ तो वही, दूसरी चीज़ है किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट, जिसके अंदर अगर आपकी किडनी 70% डैमेज हो गई है, 30% काम कर रही है, 30% फंक्शनल है, काम कर सकती है, उस 30% किडनी से हम 60% किडनी तक का काम ले सकते हैं। आपके लेवल जो अभी 7, 8, 9 है वो डाउन होकर आ जाएंगे, 4, 5 तक आ जाएंगे। और वो जब 4, 5 तक आ जाएंगे दैट मीन्स किडनी ने अपना मैक्सिमम जो एफर्ट लगा सकती है लगा लिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, एक तो आप जो आपके लेवल बने हुए थे डायलिसिस के उससे बच गए, किडनी ट्रांसप्लांट का जो आपका बना हुआ था वो बच गया,
और आपकी किडनी ने इतना अच्छा काम किया कि आपके लेवल डाउन हो गए। अब एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पर हमें अगले 2-3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद हमें वहाँ पर जाकर संतुष्टि करनी पड़ती है कि हाँ लेवल मेरा 3-4 आ गया, अब यहाँ से नीचे जा नहीं जा रहा। वो जाता है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसे कई टाइम चाहिए होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट अच्छा बना हुआ है, सब कुछ कंट्रोल में है, तो किडनी और ख़राब नहीं होती। और आपकी बॉडी की जो हीलिंग पावर्स हैं वो उस चीज़ को और बेटर और बेटर और बेटर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर पाती है। तो हमने क्या किया, हमने लेवल डाउन किया और सिर्फ उसको मेंटेन किया, और आप क्या देखते हो कि आपकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशन थी सारी की सारी डिसअपीयर कर गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि कैसे आप अपनी किडनी फेल को होने से बचा सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर साइंस एंड इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे जाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।